तो जय हिंद साथियों, चलिए आज जानते हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पहला ही चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और ये आप लोगों को भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत आसान लगेगा यदि आप लोग हमारे साथ अंतिम तक बने रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लैंग्वेज में ही, हम अपने लैंग्वेज में ही आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और ये आप लोगों को नहीं लगने वाले हैं कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान वे में और आसानी से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे क्लास 12th के लिए भी अच्छे हैं और ये जो अभी वर्तमान समय में जो जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी प्रकार का यदि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये हम लोग आज जानने वाले हैं कि हमारा जो देश बना है, हमारा राष्ट्र जो बना है, राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, इस राष्ट्र को निर्माण करने के पीछे किन किन लोगों ने किस प्रकार से सहयोग दिए हैं और कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, कैसे भाषाई आधार पे या फिर सैनिक के आधार पे राज्यों को बनाया गया है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और हम लोग इस चैप्टर में शुरू करेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या जानने को मिलेगा। हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान के जैसे शुरुआती यदि बात करें, शुरुआती कुछ सालों में चुनौती से भरा पड़ा था। यानी बात करें शुरू में हमारा जो आज़ाद भारत था, यानी भारत धीरे धीरे तो आज़ाद हो ही गया था, अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकल ही चुके थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों को आज़ादी मिला, आज़ादी के मिलने के ठीक बाद ही हम लोग की बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई और समस्याएं इतनी डिफिकल्ट थी, इतनी क्रिटिकल था कि हमारा यही राष्ट्र पता ही नहीं चल पा रहा था कि राष्ट्र एक रह पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने एक ऐसी बीज यहाँ डाली थी, यहाँ ऐसे बीज डाले थे जिनके वजह से यहाँ अपने ही पराये होने लगे थे। यहाँ कुछ भारत में रहने वाले लोग, कुछ पाकिस्तान में रहने वाले लोग, कुछ बांग्लादेश में रहने वाले लोग, उसमें बांग्लादेश नहीं, उसमें पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या है ना कि ये आपस में इस प्रकार से बीज डाले गए थे कि आपस में ही ये लोग लड़ते लड़ते इतना परेशान हो जाए, इनकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाए कि फिर से दोबारा हम लोग का ही शासन व्यवस्था चले। तो देखिए किस प्रकार से इसकी बातें होती है। बोले कि आजाद हिंदुस्तान की शुरुआती आने जिससे बात करें, मार्कर एक जरा ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे बताया गया है कि आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ सालों में चुनौती भरा था, यानी पूरी तरीके से हमारा आजाद हिंदुस्तान का था चुनौती से भरा हुआ था कि हमारा भारत यदि चलेगा, अर्थव्यवस्था यदि इसकी चलेगी, यानी कि इसका जो शासन व्यवस्था चलेगी, वो शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाएगा। बोले कि सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता की और अखंडता की थी, यानी कि हमारा भारत के जो लोग थे ना, ये लोगों को इतना ज्यादा भड़का के गए थे, अंग्रेज इतना ज्यादा भड़का दिए थे कि इन लोगों को एकजुट करने में बहुत बड़ी समस्या पड़ी थी, है ना। तो यही बोला है कि आजाद हिंदुस्तान राजनीतिक के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों से जिक्र करके करेंगे। अब बोला गया है कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सामना किया गया है ना, यानी कि सफलतापूर्वक इसको निपटाया गया है। ये सारे चीज पढ़ेंगे कि 1947 के बाद, यानी याद हुआ आप लोगों को कि हमारा देश जो आजाद हुआ है वो 15 अगस्त 1947 बोला जाता है, लेकिन वास्तव में हुआ था ऐसा कि 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में हुआ था, है ना। तो लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 15 अगस्त को हम लोग का देश आजाद हुआ है ना। तो 15 अगस्त 1947 के बाद की जो दिन हुए वो बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही भयानक चुनौती भरा दिन था, यानी कि ये हमारा देश एक रह पाएगा कि अखंड रह पाएगा या फिर टूट जाएगा, कैसे होगा, इस सब के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भारत में जो लोग रहा करता था, यहाँ लोग रजवाड़े रह करते थे, यहाँ के लोग राजा के रूप में रहा करते थे। तो यहाँ अपने अपने जो राजा राजतंत्र चला रहे हैं, क्या वो लोकतंत्र में बन पाएंगे? कुछ गरीब जो है वो अमीर बन पाएंगे, अमीर जो है वो गरीबों के साथ मिलकर रह पाएंगे, जो हिंदी भाषी है वो बांग्ला के साथ रह सकते हैं, जो बांग्ला बोल रहे हैं सो तमिल के साथ। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, है ना। तो यही समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ बोला गया है कि आजादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ मिली। आजादी तो मिला, है ना, जिसे होता ना कि अंग्रेजों ने आजाद तो किए,
अंग्रेजों को यहाँ से भगा तो दिया हम लोग, लेकिन कैसे हुआ कि उन्होंने क्या करा, एक बीज डाल दिया जिनको कहते हैं बंटवारा। ऐसा बंटवारा किया कि ताकि दो भाई आपस में इस प्रकार से लड़ते रहे कि बाद में फिर से आकर हम शासन करें। अंग्रेजों का यही मंसूबा था। लेकिन हमारे भारत के जो महान नेता लोग हैं उन्होंने क्या करा, इन सारे अंग्रेजों के मंसूबे को समझते हुए इन सारा ने इस प्रकार से हमारे देश को गढ़े कि ना तो हमारा देश टूटा और ना ही हमें किसी प्रकार की समस्याएं हुई। तो देखें क्या हुआ कि आजादी तो मिल गई, लेकिन कैसे मिली, देश के बंटवारे के साथ मिल गए, है ना। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा उत्पन्न हो गई, है ना। अब बंटवारे यदि होगा दो भाई के बीच में, यदि मान लेते हैं एक परिवार के दो भाई है और दो भाई के बीच में ही यदि बंटवारा होता है तो थोड़ा बहुत तो हिंसा हो ही जाता है। तो वही बोलते हैं कि लोग विस्थापित हुए। अब देखिए क्या है ना, एक घर में यदि बात है तो घर की थोड़े से कहानी बताते हैं। जब दो समुदाय के बीच में बंटवारा होता है, दो घरों के यानी कि एक ही घर के एक ही परिवार के दो सदस्य है, दो भाई है, और यदि बंटवारा हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा समस्या आ जाता है मम्मी पापा का, है ना। तो हम नहीं चाहते किसी के परिवार में इस प्रकार से बंटवारे हो, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यदि मम्मी और पापा को देखा जाए तो उनको थोड़ा सा बोलता है ना कि विस्थापित किया जाएगा, कहाँ रखे, कौन रखेंगे, ये कौन खिलाएंगे, वो कौन खिलाएंगे, ऐसे करके बात होती है गाँव घर में, है ना। तो नॉर्मली यदि बात करें यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि आजाद हो तो गए, आजाद होने के साथ तुरंत ही क्या हुआ, भारत दो टुकड़े में टूट गया, है ना। भारत कितने टुकड़ों में, उस समय हमारे दो टुकड़े में टूटे हुए थे। भारत कितने टुकड़े, दो टुकड़े, क्योंकि इधर वाला जो था हमें भी बताएंगे आगे, इधर वाला जो पूर्वी पाकिस्तान और इधर पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाने गए थे, लेकिन ये दोनों को दोनों पाकिस्तान के ही नाम से जाना गया था और बीच वाले को हिंदुस्तान के नाम से जाने गए थे, है ना। तो वही कहते क्या, तो यहाँ चर्चाएं जो चल रही है बोले कि इस घटना ऐसे धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी। यानी कि धर्मनिरपेक्ष के बारे में जो बातें हो रही थी, धर्मनिरपेक्ष का यहाँ अर्थ होता है किसी भी धर्म को बढ़ावा न दिया जाए, सभी धर्मों को समान और सभी धर्मों को समान अधिकार के साथ मानने की आजादी दिया जाए, उसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। और यहाँ पे भारत आजाद होते ही, यहाँ भारत आजाद होते ही क्या हुआ, धर्म को लेकर आंच आने लगी, है ना। धर्मनिरपेक्ष के लेकर इसी धारणा पर क्या होने लगी, आंच आने लगी, मतलब समस्याएं आने लगा। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए मसला तुरंत हल करना जरूरी था। यानी कि यदि हम देश को एकजुट बना के रखेंगे तो ये इस समस्या को सामना करना जरूरी था, इस समस्या को खत्म करना बहुत जरूरी था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी, लोग की आकांक्षाएं ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय की गई। यानी कि सबका ध्यान रखते हुए कौन से लोग क्या चाहते हैं, उनके मन को बात समझते हुए उन्होंने क्या करा, सभी अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग क्या करा, राज्य को स्थापित कर दिया, है ना। अगले दो अध्याय में हम लोग इस प्रकार से जानेंगे कि दूसरी चुनौतियां की भी चर्चा करेंगे और शुरुआती दौर पे देश की इन चुनौतियों का निपटारा कैसे किया गया है। देखिए क्या है ना कि हमारे भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभिन्न प्रकार के चुनौतियों के साथ। पहले चुनौती तो यही कि हम देश को एकता के रूप में, अखंडता के रूप में कैसे रख पाएंगे। देश को तो बनाना है, लेकिन कैसे, एकता के साथ। क्योंकि देखिए अगर एकता नहीं रखेंगे, अलग अलग समुदाय में टूटे हुए रहेंगे, तो आज नहीं तो कल बड़ा सा वार होगा, बड़ा सा झगड़ा होगा, गृह युद्ध होगा, जिस वजह से हमारा पूरा का पूरा भारत टूट जाएगा। तो वो नहीं चाहते हुए क्या करा है, सबसे पहले हम लोग का जो मन की बात थी, सबसे पहले हम लोग का जो काम था वो था भारत को एकजुट करना, भारत को एक करना। तो वही कहते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या थी। हमारा भारत तो आजाद हुआ, लेकिन चुनौतियों के साथ। तो क्या करें, तो सबसे पहले है नए राष्ट्र राज्य की चुनौतियां क्या क्या थी। तो बोले कि सन 1945 के 14 से 15 अगस्त को, है ना, कि मध्य रात्रि में हिंदुस्तान आजाद हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल आ जाता है कि हमारे भारत जो है आजाद कब हुआ था। तो बोलेंगे 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में। लेकिन क्या है ना, हम लोग क्या है 15 अगस्त को माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ कहा गया है कि मध्य रात्रि में हिंदुस्तान आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे
प्रधानमंत्री जो बने थे, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राज्य संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया और उनका यह प्रसिद्ध भाषण जो थे, यहाँ पे याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, भाग्य वधु, है ना, भाग्य वधु के चिर से प्रतीक्षित वेंट या फिर ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये वाला नाम को याद रखेंगे, ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से जाना गया है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए भाषण को ये जैसे लिखा गया है, एक दस्तावेज के रूप में लिखा गया है, जिसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, भाग्य वधु के नाम से जानते हैं या फिर ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे थोड़ा जानते हैं। बोला गया है कि हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि भारत के सारे लोग अंग्रेजों की जो गुलामी था ना, इस गुलामी के बहुत सारे लोग क्या ना कि परेशान हो चुके थे। भारत के सभी लोग त्रस्त थे, तो सारे लोगों की इच्छा एक ही थी कि हम कैसे आजाद हो जाएं, है ना। तो वही बात है कि सारे के सारे लोग आजाद हो चुके थे, इस आजादी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई जैसे आवाजें बुलंद थी, जैसे कल बहरहाल दो बातें पर सबकी जैसे सहमति थी। पहली बात यह थी कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक शासन सरकार होगी, और दूसरा जो बात थी, दूसरा सरकार सबके भले के लिए ही काम करेगी। जैसे आप लोग को पहले बताया क्या कि देश हमारा बनेगा कैसे, कि सभी लोगों को समान रूप से दर्जा दिया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अब पहले क्या था, पहले था कि राजतंत्र था, तो राजतंत्र में क्या था, निरंकुश सरकार भी होते हैं। निरंकुश सरकार को हम ऊपर कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं, उनका जो मन कर रहा है वो करेंगे, है ना। तो वो उस प्रकार की यदि हम राजतंत्र को रहने दे देंगे तो क्या हमारा भारत आजाद होने के बाद भी आजाद के रूप में रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उसको आजाद हमें कराना पड़ेगा। तो आजाद कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सबके लिए भले के लिए सोचना पड़ेगा। देश कैसा होना पड़ेगा, लोकतंत्र होना पड़ेगा। राजतंत्र होगा तो फिर से कहानी वही अंग्रेजों से भी खराब हो जाएगी। याद होगा फ्रांसीसी क्रांति, है ना, फ्रांस में भी इसी प्रकार से बहुत सारे राजाओं की वजह से इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हुई है ना। तो चलें आगे बढ़ते हैं। बोला है कि इस शासन में गरीबों और जैसे कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। यानी कि देखें, क्योंकि समृद्ध लोग को तो ख्याल रखने का आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत कम पड़ती है, क्योंकि समृद्ध लोग अपने खुद में समृद्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन होते हैं, गरीब लोग। तो गरीब लोगों पे ध्यान रखने की बातें हो रही है, क्योंकि याद रखेंगे कि जब भी हमारे यहाँ पे युद्ध हुआ या फिर जब भी हमें अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा है, गरीबों का अहम भूमिका रहा है। तो गरीबों के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गरीबों को जैसे गरीबों और कमजोर का खास ख्याल रखना पड़ेगा। देश अब आजाद हो चुका था और आजादी से जुड़ी इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। हम आजाद, हमारा भारत क्या हो गया, पूरी तरीके से आजाद हो गई। आजाद होने के बाद हम लोगों का कर्तव्य, यानी कि वहां उस समय जो उपस्थित महान नेता लोग जो थे, उनका कर्तव्य यही रह गया था कि अब वो लोग कैसे हमारे देश के जनता लोगों को खुश रख पाए। सबसे बड़ी चुनौती के रूप में यही बात आ रहा था। तो हम इसके आगे भी चर्चा करते हैं। बोला गया है कि यह कोई आसान काम नहीं था। क्या ये देश को चलाना क्या कोई एक आसान काम है? किसी भी देश को चलाना क्या इतना आसान काम है? और उसमें भी जब हमारा देश कोई पता ही नहीं चले कि हम किधर रहने वाले हैं, है ना, तो उस समय तो बहुत बड़ी समस्या होगी, है ना। तो वही कहता है कि यह कोई आसान काम नहीं था। राष्ट्र राज्य के रूप में आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में और हुआ है। और हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ था। यानी कि आज तक इतना दिनों के बाद भी इतना समस्याओं के साथ आजाद आज तक कोई भी देश नहीं हुआ था जितना कि हमारा भारत या फिर हिंदुस्तान हुए थे आजाद। कब आजाद हुए हैं, याद रखेंगे, हिंदुस्तान 1947 को जब आजाद हुआ था ना, वो इन हालातों के साथ गुजरते हुए आजाद हुए थे जिनके हालातों से आज तक कोई भी देश गुजरकर
आज़ाद नहीं हुए थे। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ मिली, है ना। एक जगह बोले तो खुशी भी है लेकिन गम भी है, आंखों में आंसू भी है रोने का और खुशी की आंसू भी है। बताएं कौन से आंख से आंसू गम के रोए और कौन से खुशी के आंसू रोए, पता ही नहीं चल पा रहा है ना। क्योंकि खुशी इस बात का है कि हमारा देश आजाद हो गया अंग्रेजों के चंगुल से, दुख इस बात का है कि हमारा अपना ही हिस्सा टूटकर पाकिस्तान बन रहा है, ठीक है ना। तो यही बात था, यही बात सबसे बड़ा मतलब समस्याएं थे। बोले कि आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ मिली। 1947 सन 1947 का साल जिसे अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। यानी कि 1947 में सबसे बड़ा समस्या इस बात का हो गया, त्रासदी मतलब समस्याएं इस प्रकार से आने लगी कि कौन से लोग किधर रहेंगे, हम किधर रहेंगे, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में, कहाँ जाएं कैसे रहें, है ना। सबसे बड़ी समस्याएं आने लगी। आजाद हिंदुस्तान को उन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविधि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के इन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों का चपेट में है। यानी कि सारे के सारे नेता लोग, सारे के सारे महान जो उन समय में नेता लोग जो थे वो सारे समझ रहे थे कि अभी जो आज़ाद हमारा हिंदुस्तान जैसे ही आज़ाद होगा बहुत बड़ी समस्याएं के साथ आज़ाद हो रही है और इन समस्याओं से हमें क्या ना तिल मिलाना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है, हम लोगों को इसका डटकर सामना करना है। उन लोगों ने सबसे क्या ना कि नए राष्ट्र की चुनौतियों के चपेट में मतलब बोलते ना कि समस्याओं में भटके नहीं कभी भी। इनमें क्या ऐसा नहीं कि थोड़ा सा समस्या आ गया भटक गया, भटकने के बाद हमारी इकोनॉमिक्स ही खराब हो गई, अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई, आपस में ही लड़ने लगे, है ना। तो ऐसे हो जाएंगे तो क्या हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में अभी तक रह पाते? नहीं रह पाते, है ना। तो उम्मीद है ये यहाँ तक समझ में आया होगा। हम इसको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि डेमो क्लास के रूप में हम इसे ले रहे थे। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है, समझ में आ रहा है, तो आगे वाला यदि वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसके लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।